नमस्कार दोस्तों, एसआर वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में महेश बमरॉय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अभी कुछ समय से मेरे चैनल से वीडियो फिर से आनी बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो एसआर वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि इवोल्यूशन यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था क्या। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा। चाहे आप कॉलेज में किसी कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे वो बी कंप्यूटर साइंस हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, जो भी हो उसमें आपकी ये टॉपिक हेल्प करेगा, क्योंकि हर चीज़ में एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर हर जगह पे ही पूछा जाता है। जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से आता है ये टॉपिक। तो इवोल्यूशन का मतलब हम क्या समझते हैं? हाँ, जो हम इवोल्यूशन लिखे हुए हैं, इवोल्यूशन का मतलब हम क्या समझते हैं? जैसे इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन मतलब कि सीरीज, जैसे कि अगर हम बात करें कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, उस टाइप से, तो वो इवोल्यूशन है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें अपग्रेड होती गई, मतलब कि पहले में जो नहीं थी बाद उसके बाद के सिस्टम में हुआ ही, उसकी जो कुछ कमियां थी दूसरे सिस्टम में ही। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए आ रही है उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और उसी में हम लोग जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर हम देखें तो इसमें पहला कई सारे हिस्सों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम देखते हैं। पहला जनरेशन कब से कब तक चला था, सेकंड जनरेशन कब से कब तक चला, थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चला, फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक चला और सिक्स जनरेशन कब से कब तक चला। ठीक है, तो पहला जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत 1942 से हुई है। जो डेट लिखे हैं मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये डेट एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग डेट लिखी गई। कहीं पे ये 1940 है, कहीं पे 1942 है, कहीं पे 41 है, कहीं पे 43 है। तो इन डेट्स पे आपको फ़र्क अलग अलग बुक में अलग अलग जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये 1-2 साल का ही है। और जिस बुक को मैंने रेफरेंस लिया है उसमें 1942 का रेफरेंस है, इसलिए मैंने इसमें 1942 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या था नहीं था वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लंबे समय तक आप बने रहिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 तक आया। उसके बाद 1955 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा आया था 1964 से 1975 तक। उसके बाद 1975 से 1989 तक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 से 2000 तक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहा। उसके बाद से सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया, जो ये 2000 में आया था और अभी तक चल रहा है। मतलब ये अंडर डेवलपमेंट मॉडल में है। हम लोग जब यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिक्स जनरेशन सिस्टम में अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है। सिक्स जनरेशन सिस्टम अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसने ग्लास डिवाइस का यूज़ किया गया। मतलब कि ये अगर हम इस इमेज को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इमेज है एक वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, आपने पुराना टीवी देखा होगा, जो पुराने डब्बे वाले टीवी आते थे, उसमें पीछे की तरफ ये बल्ब लगा रहता था। जब वो टीवी चालू होता था ये बल्ब एक्टिवेट होता था, इसमें हल्की सी रोशनी होती थी, जो टीवी की जो साइड में जो एयर पास होने के लिए जो जगह होती थी वहाँ से ये बल्ब दिखाई देता था, इसमें हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब उस टाइम एज अ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे। मैन्युफैक्चरर से इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज़ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसमें जो कंप्यूटर्स हम लोग बनाते थे, ये इस टाइम का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। और इसमें जो हम लोग कंप्यूटर बनाए थे ये बहुत ही हैवी साइज़ के होते थे और बहुत ही लार्ज, मतलब कि एक रूम के जितना जगह ये ऑक्यूपाइड कर लेते थे। अगर हम इसकी बात करें, इट यूज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी ये लो लेवल होगा, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा यहाँ पे।
तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता था और जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी कोड करने में। इसमें मेमोरी के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे। मेमोरी के लिए हम लोग इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे और स्टोरेज एज ए स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो जिसमें जैसे आजकल हम मेमोरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करते हैं। उसी तरीके से उस समय हम लोग ये मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ करते थे और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती थी। कई सारे ऑपरेटर्स कई दिन लग जाते थे इसमें कोड करने में, क्योंकि बहुत ही स्लो सिस्टम हुआ करते थे। जैसे अभी हम लोग जैसे कुछ कोड करते हैं तुरंत हमें उसका आउटपुट रिजल्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऑपरेटर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी इन चीज़ों को यूज़ करने में। कई वीक्स लग जाते थे, कई बार डेज लग जाते थे, कई बार नए प्रॉब्लम्स आ जाते थे और इनपुट जो होता था वो पंच कार्ड के बेसिस पे होता था। ये जो इनपुट है ये पंच कार्ड के बेसिस पे होता था और इसमें हम लोग पेपर टेप भी यूज़ किया करते थे और आउटपुट जो है वो हमें प्रिंट आउट के रूप में मिलता था इसमें। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो फिर सिर्फ मेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, कैलकुलेशन, स्टोरेज और कंट्रोल पर्पस के लिए। जैसे कई जगह कुछ कंट्रोलिंग यूज़ किए जाते थे, यहाँ पे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कंट्रोल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये काफ़ी बड़े होते थे, बल्कि एंड लार्ज। कभी कभी वो फुल रूम, जैसे मैंने पहले ही बताया, कभी कभी वो फुल रूम भी एक्वायर कर लिया करते थे और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। जैसे कि आप क्लियर इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का बल्ब है, ये जो है एक तरीके का बल्ब है और ये बल्ब जैसे हम जितना उस टाइम अभी एलईडी यूज़ होती है हमें, एलईडी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेकिन जब फिलामेंट वाले बल्ब यूज़ होते थे जिसमें हल्की पीली रोशनी आती थी, उस समय वो बल्ब अभी के एलईडी बल्ब से काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम किया करते थे। तो सेम ये उसी कंसेप्ट पर डिज़ाइन था। तो ये भी लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर में काफ़ी सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। अगर हम आगे इसकी बढ़े तो इसमें सबसे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब होता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। मेन मेमोरी इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक ड्रम से यूज़ किया जाता था एज अ मेमोरी स्टोरेज के लिए। इनपुट डिवाइस क्या क्या था इसमें, पेपर टेप इनपुट डिवाइस था, एक पंच कार्ड इनपुट डिवाइस था। स्पीड बहुत स्लो होते थे कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ करते थे सिस्टम। आज के सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम ये स्लो हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने के लिए लोगों को जो ऑटोमेटिक जो काम कंप्यूटराइज काम करने होते थे वो उस समय के लोगों के लिए ये एक ओनली ऑप्शन था। और ये कभी कभी ये ऑप्शन पूरा रूम में एक्वायर कर लेते थे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि IBM 650 है, IBM 701 है, इनैक है। इस तरह के कई सारे सिस्टम्स हैं। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कभी कभी MCQs में पूछ लिया करते हैं। ये कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं माउस से कर रहा हूँ इसको, बहुत जल्द मैं उसको ले लूँगा। आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को हम जिस अपग्रेडेड मॉडल समझ लीजिए आप, जहाँ पे हम लोग वो समझ रहे थे कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करने लगे, ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स, आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है आपको पता होगा, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम लोग इसका यूज़ किया करते थे ट्रांजिस्टर का एज अ कंप्यूटर में। तो जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेर डेवलप्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ। इन दिस जनरेशन द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड वेर चीपर एंड कंज्यूम लेस पावर। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हमारे उस कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या थे कि वो देखिए, एक में तो उतने सारे बल्ब यूज़ होंगे, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा उतने सारे यूज़ होंगे तो उतना एक्सपेंसिव वो बन जाएगा और उतना ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जो कि लेस पावर यूज़ करता था। और उससे अगर मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब अगर बहुत ज़्यादा लार्ज रूम एक्वायर करता तो उससे कम जगह ये एक्वायर करता था और रिलायबल था।
और उससे फास्टर तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमने उसको अपग्रेड किया है तो फास्टर तो होना ही है उसको। तो फर्स्ट जनरेशन मशीन से वो फास्टर था, जो कि वैक्यूम ट्यूब से बने हुए थे। ट्रांजिस्टर वेर इन्वेंटेड इन बेल लैब्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर अगर कहीं पूछा जाए कि पहली बार कहाँ इन्वेंट हुआ था, तो बेल लैब्स में ही इन्वेंट हुआ था। दिस इज यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड पॉसिबल परफॉर्म पावरफुल विद ड्यू स्पीड, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब से तो ये इजी थे यूज करने में, और जो इसकी स्पीड थी वो वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा थी। इट रिड्यूस द डायमेंशन एंड प्राइस विच वॉज जनरेटेड बाई वैक्यूम ट्यूब। सिंपल सी बात है कि ये वैक्यूम ट्यूब्स जिसमें यूज़ होते थे उससे ये डायमेंशन में छोटा था और प्राइस में कम रेट था। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल क्या यूज़ करते थे, पंच कार्ड इनपुट के लिए एंड प्रिंट आउट इसमें आती थी। उसके बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट है यानी सीपीयू है, उसमें मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट आउटपुट ऑल्सो केम इनटू द फोर्स विद इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें जो सीपीयू है उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे और इनपुट एंड आउटपुट दोनों हमें मिल जाते थे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर शिफ्टेड फ्रॉम हाई लेवल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या है, हाई लेवल टू प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज में हम लोग आ गए इस सिस्टम में, सेकेंड जनरेशन सिस्टम में। हम लोग उसमें क्या क्या यूज़ करते थे, फोर्ट्रैन 1956, एल्गोल 1958 और कोबोल 1959। आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज कौन सा था, जो भी था वो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि पहला प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज कौन सा था। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग फोर्ट्रैन, एल्गोल और कोबोल का यूज़ करना सीखे थे, जिसमें कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग इसका यूज़ करते थे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या थे, ट्रांजिस्टर थे। प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज क्या था, मशीन लेवल लैंग्वेज था एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज था। मेमोरी क्या थी, मैग्नेटिक कोड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क ये थे। ठीक है, मैग्नेटिक कोड और मैग्नेटिक टेप डिस्क का यूज़ किया करते थे हम लोग, उसमें मैग्नेटिक ड्रम का भी यूज़ करते थे। इनपुट डिवाइस में क्या यूज़ होता था, मैग्नेटिक टेप यूज़ होता था और पंच कार्ड यूज़ होता था। पावर एंड साइज का अगर बात करें तो ये छोटा साइज, ऑब्वियस है कि ये छोटा साइज का ही होगा, लेस पावर कंज्यूम करेगा। ये चीज़ मैंने पहले बता चुकी है। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ये PDP 8 है, IBM 1400 है सीरीज है, IBM 1400 की सीरीज है, IBM 7090 है एंड 7094 है, यूनिवैक 1107 है और CDC 3600 जो है वो कुछ इसके मॉडल्स थे जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आए थे। अब अगर हम आगे बढ़ते तो हमारा नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जैसे कि अभी हमने बात की कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का हमने यूज़ किया। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या। जैसे हमने इसके पहले जनरेशन में देखा कि हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, तो वैसी कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिला के हमने एक सर्किट बनाया, इसका नाम हमने रखा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हमने आईसीस का भी नाम दिया। आपने सुना होगा कहीं हम मोबाइल रिपेयर करने जाते हैं तो कहते हैं कि सर आईसी खराब हो गई है, तो ये आईसी वही है जिसमें कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक ही छोटे से कंपोनेंट में छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको एक ही जगह स्मॉल स्केल में उसको ला दिया और उसको हमने नाम दे दिया आईसी। उसको हमने किसकी जगह लगाया, ट्रांजिस्टर की जगह। ए सिंगल आईसी कंटेंट मेनी ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने कहा कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होते हैं, तो इसमें ट्रांजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर भी होता है। तो ये इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। अब आईसी अगर पूछा जाए किसने इन्वेंट किया था, तो वो इन्वेंट हुआ था जैक कैल्वी के द्वारा। इससे आप नोट कर लीजिए, आईसी किसने इन्वेंट किया था, जैक कैल्वी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगर हम सिंपल सा अगर हम कंपैरिजन करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो इनका साइज ऑब्वियसली उनसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना था, हम अभी तक देखते आ रहे कि हम सिंपल से मैं मेमोरी कार्ड का एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले इतने बड़े मेमोरी कार्ड आते थे, उसका धीरे धीरे छोटे छोटे होते होते तो माइक्रो SD कार्ड तक हम आ गए। ठीक उसी तरीके से ये चीज़ें भी काम कर रही थी। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो ट्रांजिस्टर्स
कई सारे ट्रांजिस्टर एक ही छोटे से चिप में आ गए। ये चिप आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, इस छोटे से चिप में आ गए कई सारे ट्रांजिस्टर, तो ये कम जगह लेने लगा उससे, तो ये स्मॉलर साइज हो गया उससे। इन कंपैरिजन सेकंड जनरेशन कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटिंग टाइम है ये उसमें कम हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन से कम टाइम लगने लगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर एंड ऑल्सो जनरेट लेस हीट, इससे कम पावर लेने लगा और लेस हीट जनरेट करने लगा। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन वाज आल्सो लो, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो गया। द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ थर्ड जनरेशन आर इजियर टू कमर्शियल यूज के लिए ये इजी हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी, कमर्शियल यूज के लिए ये इजी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ड्यूरिंग थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी इट शिफ्टेड, क्या हुआ कि जब ट्रांजिस्टर हुआ, जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास आया तो हाँ हमने क्या किया, ह्यूज जितने भी कंप्यूटर्स थे वो जल्दी से ट्रांजिस्टर से आईसी सर्किट में शिफ्ट हो गए। आईसी सर्किट का मेन कंपोनेंट होता है सिलिकॉन चिप। जैसे अभी आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक को अगर आप जानते हो तो अभी सबसे ज़्यादा चीज इसी चीज़ के लिए चल रहा है कि सेमीकंडक्टर, आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज हो गया है अभी। तो सेमीकंडक्टर चिप जिससे बनती है सिलिकॉन, एक्चुअल में शॉर्टेज है वो इस चीज़ का, चिप इसी से बनती है। तो इसी चीज़ के कारण सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हुई थी, तो वो सिलिकॉन से बनती है। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो सिलिकॉन से बनते हैं, और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिंपल सी बात बताऊँ तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो मेन कंपोनेंट्स में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक डिस्क इसका यूज़ हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक टेप डिस्क। और ये लार्ज मैग्नेटिक कोर्स ये देखिए हम सेकंड जनरेशन से अभी तक यूज़ कर रहे थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हमने किसका यूज़ किया, इसमें भी हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया। उसके बाद मॉनिटर आ गया, इसमें हमारा कीबोर्ड आ गया, प्रिंटर आ गया, एक्सेट्रा, और भी कई सारे डिवाइसेस में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हमारे पास आने लगे। अगर हम लोग इसको जो एग्जांपल्स देखें तो IBM 360, 370, उसके बाद PDP-11, NCR 395, B6 500 और UNIVAC 1108, ये सिस्टम्स हमारे पास थे। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वेर यूज्ड, इसमें मतलब कि ये ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पहला माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, और इसको हमने क्या नाम दिया, LSI सर्किट पे, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मतलब इसमें हमने देखा कि हमने आईसीस में कई सारे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स को एक साथ छोटे कंपोनेंट में लाके आईसी बना दिया, ठीक है। अब उसी चीज को हमने यहाँ पे क्या किया और एडवांस किया, और हमने एक चिप बनाया जिसमें कई सारे आईसीस आ गए। अगर सिंपल सी बात बताऊं तो कई सारे आईसीस आ गए। तो उसमें क्या था कि ये उसके बाद हमने एक माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, ठीक है, जिसमें कई सारे आप देख सकते हैं ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें कई सारे आईसीस लगे हुए हैं इस तरीके से। तो एक ही छोटे जगह में कई सारे आईसीस आने लग गए, तो वही चीज़ है। तो द मोस्ट एडवांस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी that one microprocessor contain all the circuits required to perform arithmetic, यानी जो हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन जितने में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड और नॉट, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल फंक्शंस, किस सिस्टम को कब एक्टिवेट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, उनको हम वन चिप से कंट्रोल कर पा रहे थे। कंप्यूटर यूजिंग माइक्रो चिप्स वर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। जो कंप्यूटर माइक्रो चिप का यूज कर रहे थे उनको हमने क्या नाम दिया, माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया। जनरेशन प्रोवाइड स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर, इसमें स्मॉल साइज की कंप्यूटर को यूज करने लग गए विद लार्जर कैपेसिटीज, मतलब इसके कैपेसिटीज कई सारे, एक छोटे जगह पे कई सारे चिप्स आ गए, हमने सिस्टम को और फास्टर बना दिया। तो हाई लेवल जितने भी काम थे वो सब एक साथ हम परफॉर्मिंग कर पा रहे थे। तो इसमें क्या था कि कैपेसिटीज बढ़ गई काम करने की हमारी। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज नॉट इनफ, देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस LSI। जब ये LSI के बाद
VLSI आया जिसने LIC को रिप्लेस कर दिया। LSI को रिप्लेस किया, उसमें क्या कौन कौन से चिप्स आए हमारे पास VLSI में? इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971। ऑल कंपोनेंट ऑफ पीसी आर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मतलब एक ही जगह पे आ गए, मतलब सीपीयू के अंदर आने लग गए। एंड मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड डायमेंशनल रिड्यूस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा और छोटा हो। जब VLSI आया तो ये सिस्टम और छोटे हो गए। Technologies like multiprocessing, multi-programming, time sharing, operating speed and virtual memory made it more user friendly। मतलब कि इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजीज मिली, उसमें क्या मिला? मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई सारे प्रोसेसिंग कर सकते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग, कई सारे प्रोग्रामिंग एक साथ परफॉर्म हो जाते थे। टाइम शेयरिंग, एक ही टाइम पे कई सारे काम हो जाते थे। ऑपरेटिंग की स्पीड बढ़ गई हमारी, वर्चुअल मेमोरी मिल गई हमें। उसके बाद मेड इट मोर यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि यूज़र्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो गया ये। एंड कस्टमरी डिवाइस, मतलब कस्टम डिवाइस हम बनाने आ गया था हमें। The concept of the private computers and computer networks came into begin with the fourth generation computer। कंप्यूटर नेटवर्क है और प्राइवेट कंप्यूटर है, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से शुरुआत हुई उसकी। 1981 IBM इंट्रोड्यूस फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। ये सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कब आया था, तो 1981 में आया। किसके द्वारा? IBM के द्वारा आया फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर दी होम यूजर्स। तो घर के, जैसे हम अभी घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से IBM ने 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर निकाला था फॉर होम पर्पस। एंड इन 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिन्टोश को। The microprocessor also moved out of the desktop computers, मतलब कि इसने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी enhance किया। And many areas life more everyday producing beginnings microprocessing chip, मतलब अब जो जितने सिस्टम आ रहे हैं उसमें सब में माइक्रोप्रोसेसिंग चिप होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है फोर्थ जनरेशन के हमने देखे, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज़ कर रहे थे। पहले हमने किससे यूज़ किया? LSI का यूज़ किया था। उसके बाद VLSI का हमने यूज़ किया। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया, जिसमें हमने क्या मिला? रैम एंड रोम मिला। ठीक है, और भी कई सारे हमें इस तरह के चिप्स मिले। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमने क्या यूज़ करना सीखे? पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस हो गया आपका, फिर आपका लाइट पेन हो गया, इस तरीके के। ऑप्टिकल स्कैनिंग, उसके बाद कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। और हमने कुछ एग्जांपल देखे तो IBM PC हो गया, स्टार 1000, एप्पल 2 हो गया, एप्पल मैकिन्टोश हो गया, एल्टर हो गया। ये सारे सिस्टम्स हमें यूज़ करने को मिले। उसके बाद अगर हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बिगिन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर ओनली। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी हमारे सिस्टम हैं, हमने देखा कि हमें सिर्फ चिप्स आए, वैक्यूम, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, ट्रांजिस्टर आया, फिर IC आया, फिर LSI आया, फिर VLSI आया। अभी तक जितने भी सिस्टम हमारा हमने देखे प्रीवियस जनरेशन में, सब हार्डवेयर के बेसिस पे थे। किसी ने ये नहीं देखा कि सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। तो फिफ्थ जनरेशन सिस्टम में हमें वही चीज़ मिला। फिफ्थ जनरेशन सिस्टम ने क्या किया? हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया, ताकि दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को और बढ़ाई जा सके। तो द कंप्यूटर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन सिस्टम आर हाईली कैपेबल फॉर लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसमें क्या हुआ? लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, 1 TB क्या स्टोरेज, फिर हमारा वो 8 GB रैम, 16 GB रैम, 126 GB रैम, वो फिफ्थ जनरेशन सिस्टम से हमारे पास आना शुरू हो गया। वर्किंग विद द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वाज फास्टर एंड मल्टीटास्क वुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते थे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड में। टेक्नोलॉजी बिगेन विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड था। मेन तो सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये AI पे बेस्ड होता है, मतलब कि AI के जितने भी हमारे जो मशीन लर्निंग है, ये है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, बिहेव लाइक ह्यूमंस, इट ऑफ्टन सीन्स इन अ प्रोग्राम लाइक वॉइस रिकॉग्निशन। उसके बाद मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों में हमने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया। उसके बाद क्या है? फील्ड ऑफ गेम्स प्लेइंग ऑल्सो इट शोन रिमार्केबल परफॉर्मेंस वेयर कंप्यूटर्स आर कैपेबल फॉर बीटिंग ह्यूमंस। मतलब कि कुछ
जगह पे हमने ये देखा है कि कंप्यूटर ने ह्यूमंस को बीट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस है। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर भी इंसानों ने ही बनाया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हम लोग मेन चीज़ें देखें तो इसने AI का यूज़ किया। उसके बाद जो मेन चीज़ थी इसमें ULSI का यूज़ हुआ। जैसे हमने पहले जनरेशन में देखा कि VLSI यूज़ हुआ था, इसमें ULSI यूज़ हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो इसमें अगर हम लोग सीधा बात देखें तो लैंग्वेज जो यूज़ हुआ था वो ह्यूमन अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज का यूज़ किया हमने। जैसे कि हमने अभी जो हम लोग कोडिंग करते हैं C++ हो, चाहे ASP.NET हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन हो, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। जैसे हम लोग प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट हम जानते हैं कि हमें आउटपुट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग फिर गेट CH लिखते हैं या फिर C लैंग्वेज में, या फिर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में जो भी लिखे फॉर लिखे लूप चलाने के लिए, वो हमें समझ में आता है कि फॉर हमें मतलब कि हम लोग लूप चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर जो है हमारे द्वारा बनाया गया एक लैंग्वेज है जो कि बाद में वो सिस्टम के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, साइज अगर देखें तो पोर्टेबल साइज आ गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ट्रैक पैड आया, उसमें टच स्क्रीन आए, पे लाइट पेन आया, उसके बाद स्पीच इनपुट आया, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आए, लाइट स्कैनर्स आए, प्रिंटर आए, कीबोर्ड और एडवांस में मॉनिटर आए जैसे LCD LED मॉनिटर्स आए, माउस और एडवांस में ऑप्टिकल माउस आने लग गए, लेजर्स माउस आने लग गए। उसके बाद अगर हम 5th जनरेशन कंप्यूटर की कुछ बात करें तो डेस्कटॉप हमें देखने को मिला, लैपटॉप देखने को मिला, टैबलेट्स देखने को मिले, स्मार्टफोन्स देखने को मिले। स्मार्ट वॉचेस की अगर हम बात करें, स्मार्ट वॉचेस भी है 5th जनरेशन सिस्टम में, साथ ही साथ हमें वो 6th जनरेशन सिस्टम में भी देखने को मिलते हैं। अब बात करें सबसे एडवांस सिस्टम्स की तो 6th जनरेशन सिस्टम से भी सबसे एडवांस है। 6th जनरेशन सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में आया था, और इसमें भी हमने जैसे कि हमने देखा 5th जनरेशन सिस्टम में ULSI का यूज़ हुआ, तो हमने इसमें UULSI यानी कि अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम का हमने यूज़ किया। मतलब कि अगर हमें U⁻² है, इसका मतलब ये है U⁻²। ठीक है, जैसे हम W मतलब अल्ट्रा अल्ट्रा है, एक तरीके से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इम्प्रूव हो गया इसमें। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो ये 6th जनरेशन सिस्टम में और ज़्यादा हुई। रोबोटिक्स ये थ्रू 6th जनरेशन सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, ताकि वो और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके, पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। पैरेलल प्रोसेसिंग है, हार्डवेयर और इन्हेंस हो गए AI में, साइंस और आगे चली गई इसमें। साइंस के मतलब कि जो फॉर्मूलेज है, जितने भी वायरस के बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये इन 6th जनरेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जितने भी वायरसेस के बारे में जानकारी है वो और तेज़ी से निकाल पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें 6th जनरेशन सिस्टम में होने लगी। ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C#, ASP.NET, PHP, एंड्रॉयड, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सब 6th जनरेशन सिस्टम में पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए, इम्प्रूव होने के बाद और फास्टर होते गए। तो अभी तक हमने जितना भी टॉपिक में हमने देखा कि 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन सिस्टम में, तो हमने देखा कि हर चीज़ अपग्रेड होती होती आई है। कि 1st जनरेशन में कुछ खामियां थी, उसको 2nd जनरेशन ने पूरा किया, 2nd जनरेशन में कुछ खामियां थी, उसे 3rd जनरेशन ने पूरा किया, 3rd जनरेशन में कुछ खामियां थी, उसको 4th जनरेशन ने पूरा किया, 4th जनरेशन में कुछ खामियां थी, उसे 5th जनरेशन ने, और 6th जनरेशन तो कर ही रहा है। तो वैसे ही कुछ टॉपिक्स था। अगर हम बात करें अभी की, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ जाता हूँ जिसके जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से कि 1st जनरेशन सिस्टम में किस चीज कंपोनेंट का यूज़ किया गया था एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इसका जवाब आंसर में दे सकते हैं। 5th जनरेशन सिस्टम में किस कंपोनेंट का यूज़ किया गया, ठीक है, और उसका पूरा कंप्लीट नेम आपको देना है, और 6th जनरेशन में भी। और सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर पूछना चाहूँगा कि अभी हम जो गेम खेलते हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, वो किस जनरेशन का हिस्सा है। जैसे जो अभी बैटल जो भी ऑनलाइन गेमिंग जितने भी आए हैं अभी मल्टीप्लेयर वाले, वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा है, और आजकल के सर्वर भी किस जनरेशन ऑफ सिस्टम्स में काम करते हैं।
इन सभी के जवाब ढूंढिए और इस वीडियो के कमेंट में आप दे सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी या नोट्स कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट टू ऑल। आज ज़्यादा अभी ये वीडियो कब अपलोड होगी मैं तो मेरे को नहीं पता, अगर सुबह अपलोड हो रही है तो उसके लिए मैं सॉरी बोला, गुड नाइट बोला तो मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।